नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा होगा लद्दाख में कल क्या हुआ। आगजनी हुई, हिंसा हुई और बहुत कुछ जाकर के बीजेपी के कार्यालय को जला दिया गया। सीआरपीएफ के चौकियों को फूंक दी गई, कई गाड़ियां जो है जला दी गई। तो इस पर मैं जिक्र करने से पहले सिर्फ लद्दाख वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ बातों पर मैं जिक्र करने से पहले मेरा आपसे वही निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। देखिए, भारत का जो इतिहास है बहुत लंबा इतिहास है, बहुत पुरातन संस्कृति है भारत की। भारत माने हिंदुओं की, सनातन की, या भारत एक राष्ट्र के रूप में भारत की हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक एक बहुत पुरानी संस्कृति, हजारों साल पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है। हजार साल तक भारत गुलाम रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जो कॉलोनियल जो वो थे, राष्ट्र थे, उनको मजबूरन अपनी कॉलोनीज को वो करना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा। स्वतंत्र उन्होंने भले ही कर दिया, लेकिन उनकी इच्छा कभी नहीं हुई कि हम जैसे विकसित देश के हाथ से इतने बड़े बड़े राष्ट्र निकल जाए, भारत जैसा विशाल राष्ट्र और ऐसे कई राष्ट्र जो है। तो लगातार षड्यंत्र होते रहे, किसी तरह वहां पर अपनी सरकार, अपने मन मर्जी की सरकारें जो है बिठाई जाए। और उस कॉलोनियल पावर में अमेरिका भी जुड़ गया। हालांकि कॉलोनियल नहीं था, उसकी अमेरिका की वजह से ही जो है ये कॉलोनीज खत्म हुई, क्योंकि वो एक नया देश था, नया राष्ट्र था, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसी कॉलोनीज रहे। और वो उसका सबसे पुराना लोकतंत्र इसलिए उससे कहा जाता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से और भी कई लोकतंत्र रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल में अगर माना जाए तो सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका ही है। तो भारत जैसे विशाल राष्ट्र को पर अपनी हुकूमत इनडायरेक्टली थोपने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र हुए। पहला तो यही था कि भारत का विभाजन किया गया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो बहुत ही अच्छी उसका जो है ज्योग्राफी बहुत अच्छी जगह पर है, क्योंकि वो उससे मध्य एशिया भी मिलता है, यूरोप से भी मिलता है, एशिया से भी मिलता है। तो उसका जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेशन उसकी बहुत अच्छी थी। तो वो पार्ट भी निकाल करके, हालांकि वो जो एरिया जो है, जो स्वात घाटी हम कहते हैं या पख्तूनवा जो कहते हैं, वो कश्मीर के रियासत का हिस्सा था, लेकिन उसको विभाजन के समय अलग दे दिया गया। वहां पर एक उनका कैप्टन था अंग्रेजों का, तो उसने उसको पाकिस्तान में मिला दिया। खैर, तो अलग बात होगी। लेकिन उसके बाद से लगातार ये सब प्रयास होते रहे, किसी तरह भारत में जो भी सरकार रहे उनके इन्फ्लुएंस के रहे, और हर कोई ये प्रयास करता रहा। हर कोई, यानी तत्कालीन जो आज जो 5 शक्तियां हैं, जो उसमें वीटो है, उसमें से इसको छोड़ दिया जाए। चीन के पास इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी शक्ति बन गया। उसके पास सामरिक शक्ति थी, जितनी भी थी उसने 62 में हमें हरा दिया। उसमें बहुत कुछ गलतियां नेहरू जी की रही, वो अलग बात है। चलिए, अभी भी ये षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं। अब अगर आप कल की बात करें, जो लद्दाख में हुआ, जो अपने को पर्यावरणविद कहता है सोनम वांगचुक, जिस पर एक 3 इडियट फिल्म भी बनी थी, तो इसने जो है जो यूनियन टेरिटरी है, एक डिमांड करेगी इसको स्वतंत्र राज्य दिया जाए और अनुसूचित 6 में शामिल किया जाए, यानी स्वायत्तता दी जाए। एक्चुअली पर्यावरणविद कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए, जो पर्यावरण के नाम पे जो भी कर रहा है, ये फर्जी एनजीओ है, ये विदेशों से पैसा खाते हैं और किसी न किसी राष्ट्र के लिए ये काम करते हैं। जैसे वांगचुक है, तो इसके संबंध चीन से भी है, इसके संबंध पाकिस्तान से भी है, इसके संबंध सोरोस से भी है, जहां से भी फंड मिले वहां से इसके संबंध है। अब आप सोचिए, कल हिंसा करने की क्या जरूरत थी? 70 साल तक लद्दाख जो है उसका एक पार्ट रहा JNK का, जम्मू और कश्मीर रियासत का, जम्मू और कश्मीर राज्य का, जिसमें सारा पैसा, सब कुछ जो जाता था वो इनकी जेब में जाता था। 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार हो गया, मुफ्ती परिवार हो गया और गांधियों का परिवार हो गया, सारा इन्होंने 70 साल तक लूटा। जब ये सरकार आई तो इन्होंने इसको लद्दाख को अलग कर दिया। मतलब वो पैसा जम्मू कश्मीर में, जम्मू में नहीं जाता, लद्दाख की तो आप छोड़ लीजिएगा। और जो कुछ भी जाता, जो भी घोटाले होते थे या पैसा जो भी जाता, वो सब कश्मीर वैली में जाता था, जो कश्मीर के मुसलमान हैं। तो भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने देख करके कि हाँ, इसमें इनके साथ इंडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक मुस्लिम बहुल उसमें, ये जो तिब्बत लद्दाखी लोग हैं, जो बौद्ध, आप उनको समझ लीजिए ST लोग हैं, स्लो ट्राइब लोग हैं, इनके साथ जाती हो रही है, तो एक अलग यूनियन टेरिटरी कर दी। और उसमें यह भी वादा किया गया था कि ठीक है, भविष्य में हम वो करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे।
तो 70 साल तक तो ये उसके कब्जे में रहे और कुछ भी नहीं हुआ, इनका विकास में कोई हिस्सेदारी नहीं रही। लेकिन जब 5 साल भी नहीं हुए अभी, और अभी से कहने हमें अभी से वो दीजिएगा, अभी आप अपने पैर पे खड़े भी नहीं हुए। एज ए यूनियन टेरिटरी से राज्य बनने के लिए भी शक्ति चाहिए होती, एक सिस्टम बनना होता है। ये जो बीजेपी सरकार है वो इसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसका वायदा है कि हम इसको बनाएंगे, यूनियन टेरिटरी से राज्य का दर्जा देंगे और स्वायत्ता भी देंगे, जो अन्य नॉर्थ ईस्ट में है, जल जंगल वो है। तो ये जो है, ये एज ए एनवायरमेंटलिस्ट जो है, ये लोगों का एजेंट है। आपको क्या, आपने 50 साल तक तो 70 साल तक तो कुछ नहीं किया, और आप 5 साल भी नहीं हुए अभी, और आपने जो है ये सब हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया, भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी। एनवायरमेंट के नाम पर, एनवायरमेंट के नाम पर जो है, एनवायरमेंट बचाने के नाम पर सबसे बड़ा फ्रॉड है इस देश में। मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूं। एक थुत्तीकुरन तमिलनाडु में, यहां पर स्टेरलाइट वो था, कॉपर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट, जिससे न केवल भारत की जरूरतें पूरी होती थी बल्कि एक्सपोर्ट भी होता था। वहां फिर यही एनजीओ वाले आ गए। किसी को देखा नहीं जाता, कोई एक उभरता हुआ राष्ट्र अपना अगर विकास कर रहा हो तो उसको काम करने दिया जाए। तो एनवायरमेंट के नाम पर इन्होंने पूरा प्लांट खत्म कर दिया। गोलियां तक चली वहां, जो है 2018 में वहां पे गोलियां चली, इतना इसका विरोध किया। और जबकि वो ये स्टेरलाइट कॉपर प्लांट था, इसका अद्वैता ग्रुप है क्या, वेदांता ग्रुप का, तो यहां इन्होंने काम नहीं करने दिया। 100 किस्म की जो है वो लगा दी, एनवायरमेंट ये हो रहा, एनवायरमेंट वो हो रहा, जैसे पूरी दुनिया का ठेका भारत पे ही है। जबकि वो एक एक जो एनजीटी होती है, कोर्ट के जो आदेश होते हैं, उसने सब वो किया, पालन किया, जो जो उनके गाइडलाइन थे, जो जो समय समय पर जो करते रहते थे, वो उन्होंने पालन किया। लेकिन वो जो ये जो एनजीओ थे, इन्होंने अल्टीमेटली इसको बंद करा दिया, हिंसा करा दी। जैसे हिंसा यहां करी, 4 यहां मरे, 18 वहां मरे थे तमिलनाडु में। अल्टीमेटली सरकार को जो है, सरकार को नहीं, वेदांता कंपनी को ये अपना बंद करना पड़ा। हालांकि वो कोर्ट के पास भी गए, कोर्ट सब कुछ जानता है, लेकिन कोर्ट जो है उनके दबाव में, उन जो विदेशी को है, ये एजेंट है, उनके दबाव में कोर्ट ने भी फैसला, स्पष्ट फैसला नहीं दिया। रीओपन जरूर किया था, लेकिन उसमें फैसला नहीं दिया। आज भारत कॉपर के मामले में पूर्ण, जो कि भारत वो कर रहा था, एक्सपोर्ट करने की नौबत में आ गए थे, आज टोटली इंपोर्ट कर रहा है। अब आप सोचिए भारत का कितना नुकसान हुआ, कितने वो लोग जो उसमें कर्मचारी थे वो बेघर हुए, कितने वो सराउंडिंग, जिनका देखिए कोई बड़ी फैक्ट्री होती है तो उसके फैक्ट्री बनने से सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट्री के कर्मचारी लाभान्वित होते हैं, उसके आसपास की जो जनसंख्या होती है उसको भी लाभ मिलता है। तो वो भी जो है, वो बेचारे भी वैसी स्थिति में आ गए, बुरी स्थिति में आ गए, और जो उनका जो जीवन यापन चल रहा था, जो थोड़ा अच्छा चल रहा था, वो भी सब खत्म हो गया। ऐसे ही बताता हूं, नर्मदा बचाओ योजना, नर्मदा में एक बांध बन रहा, सागर सरोवर जिसका नाम दिया गया, ताकि नर्मदा का पानी जो खाली बहता है उसको रोक करके गुजरात या अन्य प्रदेशों में पानी जाए जहां की पानी का अकाल है। तो ये सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, सबके सब जो है अपने को पर्यावरण वाले करने वाले, उसके विरोध में आ गए। जैसे मेधा पाटेकर हो गए, ऐसे कई वो थे। कि क्या है उनका कहना कि साहब इससे आदिवासियों का जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। आदिवासियों कौन सा कल्चर है भाई? आदिवासियों के कल्चर को सुरक्षित रखना चाहिए, आदिवासियों की संस्कृति सुरक्षित रखनी चाहिए। पहले मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं, सारी दुनिया आदिवासी है और आदिवासी से आगे सब बढ़ते गए। अगर तुम्हें आदिवासी का कल्चर इतना अच्छा लगता है, जाकर के वहीं बस जाओ और आदिवासियों वाला ही जीवन जियो। यह एक षड्यंत्र है आदिवासियों को आधुनिक बनाने में। अरे क्या जिंदगी में वो क्यों नहीं आधुनिक बन सकते हैं? उनको क्यों नहीं वो मेन स्ट्रीम में लाया जाए? क्यों नहीं जो आप सारा जो भौतिक सुख है जो आप वो करते थे, आप उनको क्यों नहीं उसका दोहन करने देते? क्यों नहीं वो भौतिक सुख उनको प्राप्त करने देते हैं? आपको ही राज है। लेकिन ये एक ड्रामा है कि साहब आदिवासी कल्चर, आदिवासियों को सुरक्षित रखना। क्यों सुरक्षित रखना? क्यों नहीं उनको मेन स्ट्रीम आने देना चाहिए? क्यों नहीं वो मेधा कल के दिन वो मेधा पाटकर जैसे बन जाए? क्यों नहीं वो जो है और जितने भी वांचुक जितने भी एनवायरमेंट वाले हैं। और सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है?
इनमें से कोई भी जो अपने को पर्यावरणविद कहते हैं, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। हाँ, हम तब मान सकते हैं कि आप जो है जियोलॉजिस्ट हैं, आप इकोलॉजिस्ट हैं, और आपके जो वो है पेपर्स है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपे हैं, तब तो हम मानेंगे। ये नहीं कि विदेशों से पैसा आ गया, आपने एनजीओ खोल दिया और उनके एजेंडे पे काम करने लग गए। आपके पास ठोस कोई डिग्री है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड है एक पर्यावरण रूप में, तो ठीक है, अदरवाइज आप इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, देहरादून में एक प्रोजेक्ट बना। जब से देहरादून एक राजधानी बनी उत्तराखंड की, तब से वहां अनियंत्रित जनसंख्या हो गई, सड़कों में चलना दूभर हो गया। ऐसा नहीं कि वहां कोई विकास हो रहा, बल्कि जो पड़ोस के राज्य से लोग घुस करके वहां उन्होंने नर्क बना दिया, पूरी बस्तियां बना दी, पूरा वो घेर दिया, ट्रैफिक में चलना बहुत मुश्किल हो गया। तो सरकार ने एक वो बनाई, परियोजना बनाई, वहां 2 सूखी नदियां हैं जो बरसाती नदियां हैं, कि वो 2-3 महीने उसमें पानी आता है, बिंदाल और रसवना। तो ये सोचा गया कि एक इनके ऊपर वो बनाया जाए, पिलर के ऊपर रोड बनाई जाए और डिकंजेस्ट किया जाए उसको। फिर सारे यही एनवायरमेंटलिस्ट जो है, सारे पर्यावरण इकट्ठा हो गए उस परियोजना का विरोध करने के लिए। साहब, इससे यह होगा। और तो और हास्यास्पद तो यह है कि इससे वो उनका भी कहना है कि जो एक्वा लाइफ है, जो पानी के जंतु है, उन पर भी फर्क पड़ेगा। अरे साल में जो नदी 9 महीने तक सूखी रहती है, 10 महीने सूखी रहती है, उसमें पानी कहां से आएगा, उसमें जीव कहां से आएंगे? लेकिन खुराफात है, कहीं पढ़ लिया होगा, जिसने भी ये ड्राफ्ट दिया होगा उसको पता नहीं होगा कि यहाँ की स्थिति क्या थी। तो आजकल वो सारे के सारे जो है कि साहब इसमें जो है विस्थापन होगा और 100 किस्म की, जबकि इसमें और नदी छोटी होगी, नदी छोटी नहीं होगी, पिलर में खड़ा होना सड़क में, पूरी जो रोड बनेगी पूरे उसमें 2 नदियों में, और शहर को क्रॉस करके डायरेक्ट आगे निकल जाएगी। तो पिलर पे खड़ा होना उन्होंने, पिलर का कोई इतना। दूसरी बात क्या है कि जो नदी इतनी रह गई संकुचित, जो पहले चौड़े चौड़े फाड़ थे उसके दोनों तरफ बस्तियां बस गई। आज आप देखिए नर्क है वो सब। जब बरसात नहीं होती तब आप देखिए क्या बुरी हालत है, बदबू आती है, क्योंकि सारे बढ़ गए। तो उन्होंने रिहेबिलिटेशन भी का भी इसमें परियोजना में है कि जो परिवार अगल बगल है, चौड़ा, इसको नदी को चौड़ा किया जाए, यानी जो उसका नेचुरल फाड़ था। तो कहां से कुछ होगा, कहां से नुकसान है? कहीं से नहीं है। लेकिन यह है कि आपने जो है विरोध करना, आपको पैसे मिले, ऐसे ग्रोह बहुत मिल जाते हैं। पेड़ कट रहे हैं तो उसके विरोध कर दिया। भाई पेड़ कटने की जगह पर नए पेड़ भी तो लगते हैं, और जो बड़े बड़े पेड़, अगर आपको इतने बड़े पेड़ 100 साल में, तो उनकी भी तो उम्र होती है, वो भी तो टूट जाते हैं, सड़क ब्लॉक करते हैं, अक्सर करते हैं। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि पर्यावरण की रक्षा हो, लेकिन विकास को मत रोकिए। अगर विकास को रोकने तो फिर तो यह है कि जैसे पुराना जमाना था, पगडंडी का जमाना था, पगडंडी में जाओ। फिर क्यों सड़कों में जाते हो? फिर क्यों ये कहते हो कि साहब ये यहाँ पर हमारी सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क ना होने से? ऐसे कई केस आते कि साहब वो जो उस गांव से एक बीमार इसलिए मर गया रास्ते में कि सड़क नहीं थी, और जब सड़क बनाएंगे तो कहेंगे साहब पेड़ क्यों कट रहे हैं, जमीन क्यों काट दी जा रही है। ये सब पाखंड है। अगर आप किसी पर्यावरण के नाम पे किसी भी उसको देखते हैं तो आप मान लीजिए फ्रॉड है, इसको विदेशों से पैसे मिल रहे हैं, इनको पुरस्कार भी मिल जाते हैं, मतलब अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इनको पुरस्कार मिल जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, तो कल जो ये अभी आपको मैंने दिखाया, कल का वीडियो, जिस तरह से इन्होंने वो किया लद्दाख में जो है, और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का एक पार्षद, वैसे तो इनके है ही नहीं, कहीं ले दे करके एक पार्षद है, तो वही उसी की फोटो ये आ रखी है जिसने की ये दंगा उकसाया और ये सब कुछ किया, सारे के सारे आगजनी करवाई, इंस्टिगेट किया। क्यों